नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं नवंबर 2008 के उन खौफनाक मुंबई हमलों की। पूरे 60 घंटे तक मुंबई एक भीषण घेराबंदी से गुजरी जिसने शहर की सहनशीलता की सबसे कड़ी परीक्षा ली। आज हम सिर्फ उस खौफ पर नहीं बल्कि उस अदम्य साहस पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आम नागरिकों, होटल स्टाफ और सुरक्षा बलों ने दिखाया। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 2008 की रात से। कोलाबा के तट पर एक स्पीड बोट आती है और उसमें से 10 लोग उतरते हैं। जब वहां मौजूद स्थानीय मछुआरों ने उनसे पूछताछ की तो उन्हें एक बेहद सर्द और खौफनाक जवाब मिला, अपने काम से काम रखो। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये भारी हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित आतंकवादी थे जो कराची से समुद्र के रास्ते आए थे। और बस यहीं से एक आम सी दिखने वाली रात अचानक एक भयानक दुष्स्वप्न में बदलने वाली थी। ये हमले कितने समन्वित थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये किसी एक जगह पर नहीं हुए। रात के 9:30 बज रहे थे जब सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर हमला हुआ। फिर रात 10:40 पर विले पार्ले की एक टैक्सी में धमाका होता है। उसके ठीक 5 मिनट बाद यानी 10:45 पर हमलावर कामा अस्पताल की ओर बढ़ते हैं और आधी रात होते होते ताज और ओबेरॉय होटलों में घेराबंदी शुरू हो जाती है। मुंबई पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के लिए एक साथ इतने सारे मोर्चों पर निपटना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। पहला चरण, घुसपैठ और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर फैली अफरा तफरी। इस हमले का पहला बड़ा केंद्र था CST स्टेशन। 2 बंदूकधारी इस्माइल खान और अजमल कसाब AK-47 और ग्रेनेड लेके सीधा यात्री हॉल में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इस भयानक अफरा तफरी के बीच बहादुरी की एक असाधारण मिसाल सामने आई। रेलवे के उद्घोषक विष्णु दत्ताराम जेंडे जी। जब चारों तरफ गोलियां चल रही थी, जेंडे जी अपनी पोस्ट से नहीं हटे। उन्होंने स्टेशन के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया और यात्रियों को लगातार सुरक्षित बाहर निकलने के रास्ते बताते रहे। उनकी इस सूझबूझ ने उस रात सचमुच अनगिनत जानें बचाईं। CST पर तबाही मचाने के बाद हमलावरों का अगला निशाना था कामा अस्पताल। जरा इस स्थिति की कल्पना करें। एक तरफ भारी हथियारों से लैस आतंकी हैं जो मरीजों की जान लेने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अस्पताल का बिल्कुल निहत्था स्टाफ है। लेकिन इस स्टाफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने मरीजों को बचाने के लिए तुरंत सभी रोगी वार्डों को अंदर से लॉक कर दिया। एक तरफ क्रूरता अपनी हदें पार कर रही थी तो दूसरी तरफ जीवन बचाने का अडिग संकल्प था। स्टाफ की इस निस्वार्थ बहादुरी ने कई मासूम और कमजोर मरीजों को एक निश्चित मौत से बचा लिया। इसके बाद शुरू होती है होटलों की घेराबंदी, मुख्य रूप से ताजमहल पैलेस और ओबेरॉय ट्राइडेंट। मुंबई की शान कहे जाने वाले ये आलीशान होटल अचानक युद्ध के मैदान में बदल गए। अंदर लगातार धमाके हो रहे थे, लिफ्ट और रेस्तरां में आग लगा दी गई थी। मेहमान और होटल कर्मचारी अंदर ही फंस गए थे। लेकिन इस दहशत के बीच भी उम्मीद की किरण थी। दमकल कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग और गोलियों के बीच खिड़कियों पर सीढ़ियां लगाईं और 200 से ज्यादा बंदूकों को सुरक्षित निकाला। वहीं दूसरी ओर होटल स्टाफ ने अतुलनीय साहस दिखाया। कई कर्मचारियों ने मेहमानों को बचाने के लिए खुद को मानव ढाल बना लिया या उनकी मदद के लिए खुद वहीं रुके रहे। इन हमलों का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। इन होटलों में कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान और विदेशी प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जैसे कि यूरोपीय संसद के सदस्य, ब्रिटिश प्रतिनिधि सज्जाद करीम और स्पेनिश प्रतिनिधि इग्नासी गार्डेंस। उन्हें कई घंटों तक बैरिकेड किए गए कमरों और रेस्टोरों में छिपकर रहना पड़ा। स्पेन के एक प्रतिनिधि को तो अपने कमरे के दरवाजे पर बाड़ तक लगानी पड़ी। ये स्पष्ट रूप से एक वैश्विक त्रासदी थी जिसमें हर देश और राष्ट्रीयता के लोगों ने दहशत का सामना किया। अगर हम इन 3 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो तबाही हर मोर्चे पर थी। ताजमहल पैलेस में लगातार विस्फोट हुए और बंधक संकट चला, जहां से कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। ओबेरॉय ट्राइडेंट में भी स्थिति बेहद गंभीर थी। वहां 32 मासूम लोगों की जान चली गई। और नरिमन हाउस, जो कोलाबा में यहूदी समुदाय का एक केंद्र है, वहां एक बहुत ही दर्दनाक बंधक संकट सामने आया। हमलावरों ने रबी गैब्रियल और उनकी 6 महीने की गर्भवती पत्नी सहित कई मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी। अब बात करते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की और मुंबई पुलिस के उस सर्वोच्च बलिदान की। सामने AK-47 और RDX से लैस आतंकवादी थे
और हमारी मुंबई पुलिस बिना किसी आधुनिक हथियारों के उनका सीधा सामना कर रही थी। आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर और वरिष्ठ निरीक्षक शशांक शिंदे। कामा अस्पताल के पास इन आतंकियों को ट्रैक करते हुए एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें इन जांबाज अधिकारियों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और फिर गिरगांव चौपाटी के पास एक ऐसा दृश्य सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ असॉल्ट राइफल से लैस आतंकी अजमल कसाब था और दूसरी तरफ थे सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले, जिनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी। गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन ओम्बले जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी और कसाब को नंगे हाथों से पकड़ लिया। उन्होंने अपने सीने पर कई गोलियां खाईं, पर कसाब को अपनी पकड़ से छूटने नहीं दिया। उनके इसी अदम्य साहस की बदौलत कसाब जिंदा पकड़ा गया और बाद में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सका। इसके बाद शुरू होता है अंतिम चरण, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की एंट्री। जब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, तब भारत के इलीट कमांडो बल को बुलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो कोई आसान काम नहीं था। इसके तहत एक बहुत ही जटिल रणनीति अपनाई गई। सबसे पहले होटलों और नरीमन हाउस के आसपास के इलाके को सुरक्षित किया गया। फिर नौसेना के हेलीकॉप्टरों से हवाई निगरानी की गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म जैसा था, लेकिन बिल्कुल असली था। नरीमन हाउस की छत पर हेलीकॉप्टर से कमांडो का फास्ट रोप के जरिए उतरना और फिर अपनी जान पर खेलकर एक एक मंजिल को आतंकियों से मुक्त कराना। इस सफल बचाव अभियान की कीमत भी हमें चुकानी पड़ी। हमें एनएसजी के उन जांबाजों को भी याद रखना चाहिए जो इस ऑपरेशन में शहीद हुए। ताज होटल में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और नरीमन हाउस में हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट, इन दोनों ने दूसरों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश के लिए उनका यह सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। 60 घंटे चली इस घेराबंदी के खत्म होने पर जो संख्या सामने आई वो बहुत ही दुखद थी। 166 कुल 166 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें 29 विदेशी नागरिक भी शामिल थे और 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये एक ऐसा आंकड़ा है, एक ऐसा घाव है जिसकी टीस आज भी महसूस की जा सकती है। तो अंत में एक बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। एक शहर उस दर्द से कैसे उभरता है जब आतंक के इतने गहरे घावों का सामना इंसानी साहस और बलिदान के इतने महान कार्यों से होता है। मुंबई हमलों ने हमें जहां एक तरफ आतंक का सबसे क्रूर चेहरा दिखाया, वहीं ये भी साबित किया कि रेलवे कर्मचारियों, निस्वार्थ होटल स्टाफ, स्थानीय पुलिस, दमकल कर्मियों और कमांडोज का सामूहिक साहस किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, इंसानियत की रोशनी आखिरकार जीत ही जाती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जागरूक बने रहें।